गांव वर्सेस शहरी बहू का पार्टी लुक। रेशा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने उस माया का पता मुझे दिया। उसने मेरा हर कपड़ा कितना अच्छा सिला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज तक कोई टेलर मुझे ऐसा नहीं मिल पाया जो इतने परफेक्ट कपड़े सिल सके। अरे तो इसमें इसका क्या कमाल है, वो तो सिलने वाले की मेहनत है जो उसने इतने अच्छे कपड़े बनाए। इसको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और बहना, मैं बता दूं कि अगर यही कपड़े आप मेरी शहरी बहू की जानकारी में बनवाती ना, तो वो तो और भी अच्छे कपड़े सिल कर देती सच में। नहीं संगीता बहन, आप गलत बोल रही हो। आपकी बहू ने मुझे उस शानदार टेलर का पता बताया है, तो इसमें कमाल आपकी बहू का भी है, इसीलिए तारीफ की हकदार तो रेशा भी हुई ना। इतनी भी कमाल की बात नहीं है। सही कहा, सिलने वाले का कमाल है, बताने वाले का क्या है। संगीता की बात सुनकर पड़ोसन बस मुस्कुराती हुई चली गई। संगीता एक अमीर शहरी औरत थी जिसकी दो बहुएं थीं, आन्या और रेशा। आन्या उसकी शहरी बहू थी और रेशा को उसका बेटा गांव से पसंद करके लाया था। इसीलिए संगीता रेशा को नापसंद करती थी। पड़ोसन के जाने के बाद संगीता और आन्या भी रेशा के पास से आ गई, जिसके बाद माँ जी को मुझसे क्या दिक्कत है, उन्हें मेरी तारीफ बर्दाश्त ही नहीं होती है। मैं क्या करूं? मेरी कोई अच्छाई भी माँ जी को अच्छी नहीं लगती। आन्या को भी माँ जी की वजह से मौका मिल जाता है मुझसे चिढ़ लेने का। मैं क्या करूं? बेचारी रेशा इस बेवजह नफरत की वजह से परेशान रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रेशा बेहद ही जिम्मेदार और अच्छी बहू थी, तो वहीं आन्या बस संगीता के सिर चढ़कर बैठी रहती थी। चलो ये काम भी हुआ। अब नीचे जाकर माँ जी के लिए चाय बना दूंगी तो वो भी खुश हो जाएंगी। रेशा ने कपड़े सुखाते ही अपना दूसरा पांव रसोई में रखा, जहां जाकर उसने अपनी सास के लिए चाय बनाई। एक तरफ रेशा इसी तरह एक एक करके घर के सारे काम कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आन्या थी जो पूरे 2 घंटे हो गए मुझे इस तरह से फोन चलाते हुए। अब तो मुझे नींद आ रही है, छोटी सी झपकी ले लेती हूँ। आन्या आराम से झपकी मारकर सो गई, तो वहीं उसकी दूसरी तरफ रेशा ने दोबारा सारे घर को साफ कर दिया और फिर वो खाना बनाने लगी। दोनों बहुओं में यही एक अंतर था। एक तरफ आन्या थी जो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ रेशा, जिसे सारा घर संभालने के बाद भी कोई अच्छाई नहीं मिलती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन संगीता दोनों बहुओं से बोली, आन्या बहू, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका तुझे बेसब्री से इंतजार था। हमारे मोहल्ले में जो हर साल ग्रैंड पार्टी होती है ना, उसकी डेट अगले महीने फिक्स हुई है। पता है, उसमें मशहूर मीडिया और मशहूर और अमीर अमीर लोग भी आएंगे। और तैयारी कर लेना, तू भी तैयारी रखना। और हाँ, ज्यादा पैसा खर्च ना करना, वैसे भी एक गाँव वाली पर वहाँ कौन ही ध्यान देगा। सही कहा माँ जी आपने, दैट्स राइट, एक गाँव वाली पर भला कौन ही ध्यान देगा। आन्या और संगीता की बात सुनकर रेशा उदास हो गई और वो उदास होकर अपने कमरे में आ गई। मेरा भी उस ग्रैंड पार्टी में जाने का मन है, लेकिन माँ जी और आन्या तो मुझे जलील करने का कोई मौका छोड़ती ही नहीं। कोई बात नहीं, जिंदगी का हर पल खुशी से जीना चाहिए। माँ जी और आन्या भी मेरी ड्रेस को देखकर यकीनन बहुत ज्यादा खुश होंगी। माँ जी ने मुझे ज्यादा खर्च करने को भी मना किया है, तो मैं एक काम करती हूँ, अपनी पुरानी साड़ियों से माया से बोलकर गाउन बनवा लेती हूँ। रेशा ऐसे बोलकर अपनी अलमारी से अपनी पुरानी साड़ियां निकालने लगी। वहीं दूसरी तरफ आन्या थी जो पार्टी के लिए ऑनलाइन ड्रेसेस देख रही थी। इस ग्रैंड पार्टी में तो मुझे सबसे अच्छा दिखना है, सबसे ज्यादा सुंदर, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा यूनिक गाउन भी चाहिए। अरे मिल भी जा कोई अच्छा सा ड्रेस। आन्या भी ऑनलाइन ड्रेस स्क्रॉल करने लगी, लेकिन उसे काफी देर ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिल पाया। अंत में नतीजा ये आया कि माँ जी, मैं ना ऑनलाइन ड्रेस देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अब आप मुझे मॉल लेकर चलिए, मैं वहां से ही कुछ पसंद करके लाऊंगी। आन्या के बोलने पर संगीता उसे बाहर मॉल लेकर चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ रेशा, माया, मैं ना तेरे पास अपनी पुरानी साड़ियां लेकर आ रही हूँ। तू ना उनसे अच्छा सा गाउन बना देना। वो हमारे मोहल्ले में ना हर साल पार्टी होती है, उसी में मुझे पहनना है। ठीक है रेशा, ले आ। और हाँ, ध्यान रखना जितनी भी तेरे पास साड़ियां हो सभी भेज देना। मैं सभी को मिलाकर तेरे लिए अच्छी सी ड्रेस बना दूंगी। माया की बात सुनकर रेशा अपनी सारी पुरानी साड़ियां माया को दे आई। वहीं आन्या घंटों लगाकर बाजार में घूम आई, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया। माँ जी, कोई भी यूनिक सी ड्रेस ना इन लोगों के पास नहीं है। आप घर चलिए, मैं ऑनलाइन स्टोर्स पर ही कुछ अच्छा सा ड्रेस देख लूंगी। आन्या भी खाली हाथ वापस आ गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हर एक दिन पार्टी को करीब ला रहा था। हाँ, डिलीवरी वाले भैया, यहीं पीले घर के पास रुक जाओ। बहू किससे बात कर रही है? माँ जी, मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस आ गई जो मैंने पार्टी के लिए मंगवाई थी। मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड।
अन्या ऐसे ही खुश होते हुए अपने पार्सल लेने गई। उसने पूरे 50,000 की ड्रेस अपने लिए मंगवाई। अन्या ने सभी से छिपाकर उसे अपने कमरे में खोला और वाह, क्या डिजाइनर गाउन आया है, इसे कोई देख ना ले। अब मुझे इसकी मैचिंग हील्स, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, मेकअप का सामान, हेयर एक्सेसरीज और साथ में नेकलेस और रिंग भी चाहिए। चलो सारे सामान की डिमांड माँ जी से जाकर करती हूँ। अन्या को जो जो भी चाहिए था उसने एक बार भी सोचे बिना सारी चीजों के बारे में अपनी सास से जाकर बोल दिया। ओके डियर, मैं तुम्हें कल सारा सामान दिलवाने चलूंगी। संगीता भी अन्या को उसके कहे मुताबिक ही शॉपिंग करवा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेशा। अच्छा आया है सिलकर, तो फिटिंग भी अच्छी है। एक काम करूंगी, अभी तो ये बड़ा फीका फीका लग रहा है, इस पर मैं अपने हाथ से कढ़ाई कर दूंगी, फिर यकीनन ये गाउन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए मुझे बाजार से थोड़ा माल लाना होगा। रेशा ऐसे बोलकर बाजार से सामान लेने को निकल गई। वो अपनी ड्रेस की सजावट के साथ साथ ज्वेलरी बनाने को भी सामान लाई और उसने हील्स, ब्रेसलेट, नेकलेस और सारी ज्वेलरी घर में ही बनाई और साथ ही उसने अपनी ड्रेस पर भी हाथ से कढ़ाई की, जिससे कि वो और भी सुंदर बन गई। अरे वाह, बिल्कुल रानियों वाली कपड़े लग रहे हैं, मेरी नजर ना लगे। रेशा भी अपना सामान देख देख कर बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और वो दिन भी आ गया जब पार्टी थी। अन्या अपना सारा महंगा सामान पहनकर तैयार हुई। उसके पांव से लेकर सिर तक हर एक चीज बहुत महंगी थी। तो वहीं रेशा ने भी जुगाड़ में ही बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्रेस बनवा ली थी। दोनों बहुएं तैयार होकर संगीता के सामने आई। वाह क्या ड्रेस है, ये इस पर कहाँ से आई? एक मिनट, ये तो इसकी पुरानी साड़ियों से बनी हुई है। वाह अन्या बहू कितनी सुंदर लग रही है, तू नजर ना लगे। संगीता ने बस अन्या की ही तारीफ की, जिसे सुनकर रेशा को बुरा लगा और फिर वो सभी पार्टी में पहुंच गए। काफी पार्टी बड़ी जगह में थी और दोनों बहुओं के एंटर करते ही सारे कैमराज ने बस रेशा को घेर लिया। अरे वाह, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है इस लड़की ने। है कौन ये? ये संगीता जी की बहू है रेशा। वाकई छा गई ये तो आज की ग्रैंड पार्टी में। अरे हटिए हटिए मेरे पास से। अरे क्या बात है, ये ड्रेस है आज की पार्टी की विनर ड्रेस। वैसे आपके घर से कोई और भी आया है? जी जी, ये मेरी बहू है, मैं हूँ इसकी सास। सभी की तारीफें सुनकर संगीता भी जल्दी जल्दी से आगे को आने लगी और रेशा की काबिलियत और उसकी इतनी तारीफें सुनकर संगीता अन्या को कम और पार्टी में रेशा को ज्यादा अपने साथ रख रही थी। ये आपकी बहू है? सो गुड, ये ड्रेस और पूरा लुक आपकी बहू बहुत ब्यूटीफुल है। जी जी शुक्रिया। माँ जी ने शायद आज मुझे अपना लिया। माँ जी कितनी अच्छी लग रही हैं हंसते हुए। शुक्रिया माया, अगर तू ना होती तो शायद इस तरह से मैं सभी का और माँ जी का दिल ना जीत पाती। रेशा ऐसे ही मन अपनी सहेली का शुक्रिया अदा करने लगी। रेशा की पार्टी में खूब तारीफ हुई और सभी ने उससे उसकी ड्रेस के बारे में भी पूछा। वहीं दूसरी तरफ रेशा के बराबर में अन्या को कोई देखने को भी तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उसे बुरा लग रहा था। माँ जी, इस गांव वाली की कुछ ज्यादा जय जयकार नहीं हो रही है? आप कहो तो अभी इसकी ड्रेस को काट कर इसकी बेइज्जती करवा दूं। सोचना भी मत अन्या बहू, रेशा की वजह से आज मेरी नजरें गर्व से ऊंची हो गई हैं। रेशा मेरी बहू और उसके साथ में कुछ भी तुझे नहीं करने दूंगी, समझ आया? संगीता की बात सुनकर अन्या हैरान रह गई। वो समझ गई थी कि अब आसमान से नीचे आने का उसका समय आ चुका है। आज के बाद फिर कभी अन्या ने रेशा से बैर नहीं रखा। संगीता भी अब रेशा को पसंद करने लगी थी और अब पूरा परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहता था। अरे बहू, अब तो तुम्हारी देवरानी आ चुकी है, अब तो तुम आराम करोगी। ऐसा नहीं है आंटी, देवरानी आई है तो क्या, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर काम करेंगे। देख लिया, मेरी बहू बाकी जेठानियों की तरह नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, अगर देवरानी जेठानी बहन बनकर रहे तो ही घर अच्छे से चलता है। घर आए मेहमान नई नवेली बहू को देखकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह एक महीना बीत जाता है, पर एक महीने बाद भी सुनीता घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और ये बात निशा को खटकने लगती है। ऐसे ही एक दिन कमरे में आराम से बैठकर सुनीता फोन चला रही होती है। ये देख निशा उसके पास आकर उससे कहती है, सुनीता, तुम्हारी शादी को 1 महीना हो चुका है, अब तुम्हें घर के काम करने शुरू कर देने चाहिए। और तुम हर समय क्या फोन में देखती रहती हो? दीदी, काम करने से भला कौन डरता है? आप मुझे बताओ, मैं काम कर दूंगी, पर उससे पहले आप ये रील देखो, कैसे लोग घर से नीला ड्रम फेंक रहे हैं। तुम और तुम्हारी बचकानी रील, अब फोन चलाना बंद करो और मेरे साथ रसोई में चलो। इतना बोलकर निशा सुनीता को अपने साथ रसोई में ले जाती है और उससे गैस पर रखी सब्जी देखने को कहती है और खुद बैठकर आटा गूंथने लगती है।
पर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि रसोई में खड़ी होकर अब भी सुनीता रील चला रही है। ये देख निशा को बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर वो अपनी देवरानी से कहती है, सुनीता, तुम रसोई में खड़ी होकर सब्जी ना देखकर रील चला रही हो। अगर सब्जी जल गई तो? दीदी माफ करना, पर गर्मी बहुत हो रही है, मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा। और देखो, हर जगह बस एक ही न्यूज चल रही है कि कैसे इस लड़की ने अपने पति को अपने प्रेमी के लिए मारकर नीले ड्रम में रख दिया है। ये सब देखकर तो अब मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा है, आप ही कर लो। इतना बोलकर सुनीता सब्जी को न देखकर गैस बंद करके अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद निशा खुद ही गर्मी से परेशान होकर सारा काम खत्म करती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब भी सुनीता घर के कोई काम नहीं करती है और हर समय फोन चलाती रहती है। इसने तो मुझे परेशान कर दिया है, लगता है अब कोई तरकीब निकालनी ही पड़ेगी। बहुत शौक है ना इसे नीला ड्रम देखने का, अब बताती हूँ इसे। इतना बोलकर निशा स्टोर रूम से 2 नीले ड्रम निकाल लेती है और लिविंग हॉल में बैठी अपनी देवरानी से कहती है, सुनीता, अगर फोन में नीला ड्रम देखना हो गया हो तो घर के भी नीले ड्रम को देख लो। हमारा नलका खराब हो चुका है, कुएं से पानी भर के लाना है। जब तक मैं घर के काम कर रही हूँ तुम कुएं से पानी भर कर ले आओ और इस ड्रम में भरो। दीदी, भला इस ड्रम का घर में क्या काम? वैसे भी आजकल इस ड्रम से बहुत बड़े बड़े कांड किए जा रहे हैं। मैं अभी प्लम्बर को बुला देती हूँ, नल का ठीक हो जाएगा। एक बार फिर सुनीता काम चोरी दिखाकर फोन चलाती हुई कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद निशा की एक पड़ोसन आती है तो उसके घर में नीला ड्रम देखकर शांति से कहती है, शांति बहन, ये नीला ड्रम किसे डराने के लिए लाई हो? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी छोटी बहू को इसमें डालने का प्लान है, जैसे उस मुस्कान ने अपने पति को डाल दिया था? अरे बहन, तुम कैसी बात कर रही हो? हम लोग ऐसे नहीं हैं। और ये नीला ड्रम तो मेरी बड़ी बहू लाई थी पानी रखने के लिए, पर मेरे छोटे बेटे दीपक ने नल का ठीक करवा दिया। अब इस नीले ड्रम की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना नीले ड्रम से तो लोग इतना डरने लगे हैं कि घरों से नीला ड्रम फेंक रहे हैं। पड़ोसन की यह बात निशा और सुनीता दोनों सुनती हैं। जहां निशा के दिमाग में अपनी देवरानी को डराने का आइडिया आता है तो वहीं ये देख सुनीता डर जाती है और डरती हुई अपनी सास और पड़ोसन से कहती है, माँ जी, आंटी जी सच कह रही हैं, क्या पता कब किसका मन बदल जाए, इसीलिए हमें भी अपने घर से ये नीला ड्रम निकाल देना चाहिए। अरे सुनीता, तुम बेकार ही डर रही हो। घर में नीला ड्रम बहुत काम आते हैं और वैसे भी हमारे घर वालों को नॉनवेज बहुत पसंद है। आंटी जी, आप मुर्गी बेचने का काम करती है ना, आप मुझे 2 मुर्गी दे दीजिए। सोच रही हूँ उन्हें पालूं और जब वो अंडे दे दें तो इसी नीले ड्रम में कसाई की तरह उनका काम तमाम कर दूं। जेठानी जी, आप ऐसी कसाई वाली बातें कैसे कर सकती हैं? आप पहले कसाई थी क्या? अरे बहू, तेरी जेठानी नहीं करती ये काम, उसके रिश्तेदार में कोई कसाई था, इसीलिए तेरी जेठानी ऐसा बोल रही है। शांति और निशा की बातें सुनकर अब सुनीता डर जाती है और वहां से चली जाती है। उसके चेहरे का डर देखकर निशा को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं, पर इतना डरने के बाद भी सुनीता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब ऐसे ही एक दिन हॉल में रखे नीले ड्रम से निशा पुराने कुछ कूड़ा कबाड़ निकाल रही होती है। दीदी, कुछ दिनों बाद घर में सफेदी का काम शुरू हो जाएगा, आपको तो नीले ड्रम में फालतू की चीज भरनी चाहिए। फिर आप इस नीले ड्रम को खाली क्यों कर रही हो? ये नीला ड्रम तो मैं काम चोरों के लिए खाली कर रही हूँ। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे एक काम नहीं होता। सोच रही हूँ मौका देखकर उसी लड़की की तरह मैं भी उस इंसान को रात में इस ड्रम में डाल दूं, इसलिए खाली कर रही हूँ। दीदी, मैं क्या कह रही थी कि आप नीला ड्रम खाली मत कीजिए, जो भी काम फैला है आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। वैसे भी पूरा घर बहुत गंदा हो गया है, आज आप आराम कर लो, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। सुनीता निशा की इस बात से डर जाती है और रसोई में जाकर जल्दी से खाना बनाती है और कुछ देर बाद पूरे घर की सफाई करती है। अब जैसे ही रात को दीपक घर आता है, वो देखता है कि आज उसकी बीवी काम कर रही है। ये देख दीपक घर वालों से कहता है, अरे ये सूरज किधर से निकल आया? आज पहली बार मेरी बीवी रील देखने के बदले घर के काम कर रही है। हाँ, तो मैं क्या काम नहीं कर सकती? इतने दिन हो गए, आखिर कब तक मेरे रहते जेठानी जी काम करेंगी? वैसे भी मुझसे पहले तो वही घर संभालती थी, अब कुछ जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आनी चाहिए, है ना दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कैसे बताऊं दीपक जी को, अगर घर के काम नहीं किया तो ये कसाई औरत यानी मेरी जेठानी मुझे भगवान को प्यारा कर देंगी और मेरी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस नीले ड्रम में भर देंगी। अब इस तरह निशा हर समय सुनीता को डराती है और घर के सारे काम करवाती है। कुछ दिनों में घर में सफेदी का काम शुरू हो जाता है और एक नीले ड्रम में लाल रंग का पेंट आता है, जिसे अकेली निशा खींचती हुई घर में ले जा रही होती है और नीले ड्रम में लाल रंग देख सुनीता के होश उड़ जाते हैं। जेठानी जी, इस नीले ड्रम पर ये खून कैसा?
और आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आप अकेली सबकी नजरों से छुपाती हुई घर में ले जा रही हैं? सुनीता, इसमें ऐसी कुछ चीज है जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी जाकर आराम कर लो। फोन देखने का बहुत शौक है ना? एक काम करो, कुछ देर फोन चला लो। निशा की यह बात सुनकर डरी हुई सुनीता कमरे में जाकर सो जाती है। अब आधी रात को सुनीता की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर जाती है, जहां निशा हाथों में चाकू लेकर खड़ी होती है और उसके साथ दीपक और शांति भी होते हैं। माँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि बहुत कमजोर है सुनीता, मेरी शादी इससे मत करो, पर तुमने एक नहीं मानी। बेटा, गलती हो गई, पर अब गलती सुधारने का समय आ चुका है। बहू इसका भी काम खत्म कर दे और इस नीले ड्रम में भर दे। नहीं, मैं काम छोड़नी हूँ, मुझे मत मारो। इतना बोलकर सुनीता की एकदम से आंख खुल जाती है। ये सब एक सपना था। तभी दीपक उसे पानी दे रहा होता है। ये देखकर दीपक के हाथ से वो पानी लेकर जमीन पर फेंक देती है और खुद कमरे से बाहर जाती है। दीपक अब सभी घर वालों को उठाता है और घर वाले सुनीता को पकड़ने लगते हैं, जिस पर सुनीता सबसे बोलती है। आप सब छोड़ो मुझे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जेठानी जी वो नीला ड्रम मेरे लिए लेकर आई है। और 1 मिनट, ड्रम में पहले ही जेठानी जी किसी का काम दबाम कर चुकी है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे जाना है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस ड्रम को हमारे घर का राशन, कूड़े का सामान, कॉपी किताब और पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम भला किसी इंसान को क्यों रखेंगे और हम तुम्हें क्यों मारेंगे? अगर आप सच कह रहे हो तो आप मुझे उस नीले ड्रम के बारे में बताइए जिस पर खून लगा है। क्या है उस ड्रम में? अरे बहू, घर में सफेदी का काम चल रहा है। उस नीले ड्रम में तेरा फेवरेट लाल कलर है। तूने ही तो कहा था कि तुझे अपने कमरे में एक लाल दीवार चाहिए जिस पर तू अपनी शादी की बड़ी सी फोटो लगा सके। भूल गई क्या? और देवरानी जी, भला मैं आपको क्यों कुछ करूंगी? मैं तो बस आपको डरा रही थी ताकि आप अफवाह पर कम ध्यान दें और घर के कामों पर ज्यादा ध्यान दें। मैं नहीं मानती। अगर आप लोग सच कह रहे तो अभी इसी वक्त इस घर से सारे नीले ड्रम बाहर निकालो और सामान रखने के लिए अलमारी या कोई दूसरा बड़ा स्टोर रूम बनाओ। मुझे अपने घर में नीला ड्रम नहीं चाहिए। अगर तुम्हें नीले ड्रम से इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, हम अभी इसी वक्त सारा सामान नीले ड्रम से निकालकर नीला ड्रम फेंक आते हैं। इतना बोल पूरा परिवार सुनीता का डर खत्म करने के लिए उसी वक्त सारे नीले ड्रम खाली कर लेता है और अब रंग वाला डब्बा भी घर के बाहर रख देता है। इसके बाद सुनीता को चैन आता है और अब वो अपनी चालाक जेठानी के सामने काम चोरी नहीं दिखाती और उसके साथ अच्छे से पेश आती है और फोन में रील और फालतू की अफवाह पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है।